और A.K. सिंह और आज हम भारतीय संविधान के DPSP यानी कि भाग 4 को देखेंगे। अभी तक हमने भाग 1 देख लिया है, ठीक है, 2 देख लिया है, 3 देख लिया है। यानी 1 में क्या देखा, नाम सारे किस तरह से राज्य को बांटा जाएगा, किस तरह से उसका नामकरण हुआ। फिर दूसरे में हमने नागरिकता देख ली, तीसरे में हमने मौलिक अधिकार देख लिए। अब आते हैं राज्य के नीति निर्देश तत्व, यानी कि जिसमें आप शिक्षा ग्रहण करते हो, जिसके अंतर्गत आपकी पुलिस सेवा आती है, जिसके अंतर्गत सारी सेवा आती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यानी कि DPSP के अंतर्गत राज्य की सारी बातें कही गई हैं, यानी राज्य के नीति निर्देश तत्व आपके हम देखेंगे। और राज्य के नीति निर्देश तत्व है कहाँ से कहाँ तक, यानी अनुच्छेद 36 यानी 36 से लेकर 51 तक आपके DPSP यानी कि DPSP के अनुच्छेद दिए गए हैं। किसके दिए गए हैं? अनुच्छेद दिए गए हैं। अब DPSP के बारे में जानने से पहले आपने जितनी भी पहले की वीडियो देखी होगी उसमें आपने सब चीज़ जान ली होगी कि मौलिक अधिकार क्या है, और मौलिक अधिकार से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला बात आती है कि जो आपके राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देश तत्व आपके कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक दिए गए? वो दिए गए हैं आपके 36 से लेकर, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अब ये क्या कहते हैं, यानी कि संविधान में उन सिद्धांतों की संपूर्ण जानकारी देते हैं जो कि राज्य के नीति निर्देश यानी कि राज्य के तत्वों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहली बात, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए भाग 4 क्या कहता है। भाई भाग 4 कहता है राज्य के लिए ऐसे नीति निर्देश सिद्धांत प्रदान करना जिसके द्वारा भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। यानी कि भाई जो राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य की हम कहते हैं ना कि राज्य के पास भी कुछ पावर होनी चाहिए। भाई भले ही हमारे सेंटर के पास पावर है, पर कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जो राज्य के पास भी पावर होनी चाहिए। आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो राज्य के पास उसकी पावर है। इसलिए तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जितने भी और जो वैकेंसीज निकलती हैं टीचर की, वो किसकी बदौलत निकलती हैं? वो इसी की बदौलत निकलती हैं। और बहुत सारे जो आपके SDM होते हैं, जो स्टेट के जॉब्स होती हैं, वो किसकी बदौलत निकलती? इन्हीं की बदौलत निकलती है। जो पुलिस व्यवस्था होती है वो किसके अंतर्गत आती है? वो आपके राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 36 क्या कहता है। अनुच्छेद 36 में राज्य का अर्थ बताया गया है। क्या बताया गया है भाई? जैसे हमने क्या करा, सबकी परिभाषा हुई, तो सबकी परिभाषा के अनुसार अब चलेगा राज्य की बात, यानी कि राज्य की भी तो परिभाषा देगा वो कि राज्य की परिभाषा क्या है, किस तरह से राज्य बनेगा, किस तरह से गठन होगा, ये भी सारी चीज़ें आएंगी। जैसे आपने सबसे पहले क्या करा, इंडिया जान लिया कि इंडिया क्या है, यानी कि भारत क्या है, वो सब चीज़ जान ली। फिर दूसरे में नागरिकता जानी थी। तीसरे में हमने क्या जाना, मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, सारी चीज़ें जानी। अब फंडामेंटल राइट्स के बाद आती है, यानी कि DPSP के बाद आती है DPSP। अब DPSP करते हैं तो DPSP क्या है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी के ऊपर आपकी बात करते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देश तत्व। अब इसमें क्या कहता है, इसमें सबसे पहले क्या कहता है, भाग 4 में राज्य शब्द का अर्थ भारत के शासन व्यवस्था से है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार शामिल होती हैं। किसकी बात करता है? यानी कि केंद्र और राज्य की बात करते हैं। और अगर आपके हम संविधान में क्या लिखा है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो कि राज्य वही अर्थ है जो भाग 3 में है, ठीक है। यानी कि इसमें आपको बता दिया गया है क्या, राज्य के बारे में। अब 37 यानी 37 क्या कहता है, 37 में आपकी बात कही गई है, इसके अंतर्गत जितने भी चीज़ें हैं, यानी कि जो तत्व होंगे लागू होने की बात कही गई, वो यानी कि नीति निर्देश तत्वों की प्रकृति के बारे में बात कही गई है। यानी कि ये तत्व सामान्यतः न्यायालय द्वारा जो परिवर्तनीय नहीं है,
लेकिन यह शासन में मूलभूत हैं और राज्य के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं? मार्गदर्शन का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया भाई। इसमें भी आपके यही भाषा यानी कि लैंग्वेज लिखी हुई है कि जो उपबंध है किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु जो अधिकृत तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने के लिए तत्वों को लागू करने के लिए राज्य का कर्तव्य रखते हैं। ठीक है, यानी कि भाग 4 आपका यही कहता है। भाग 4 भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है, नीति निर्देश तत्व की बात करता है। और जो मौलिक अधिकार भाग 3 में मिलाकर संतुलित न्यायपूर्ण समाज की बात करते हैं, वही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं भाग यानी कि 4 के अनुच्छेद 38 एंड 39। 38 क्या कहता है? 38 कहता है जी राज्य को कल्याण जो हमें करना है, राज्य का जो कल्याण करना है उसकी बात करता है। उसकी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है। यानी कि आपका अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है हमारा कि जो राज्य के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से पूर्ण समाज की जो व्यवस्था है उसे स्थापित करना है। आय स्थिति सुविधाएं और जो अवसर है में असमानता को कम करना है। भाई अब ये बताओ, ए आदमी तो भाई 100 रुपये कमा रहा है रोज़ के, अब बी आदमी 100 रुपये नहीं कमा रहा, तो हमें क्या करना है? राज्य में समानता लानी है, असमानता को नहीं लेकर चलना है। तो इसलिए क्या कहता है? 39 कहता है राज्य को कल्याणकारी अभिवृद्धि के रूप में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्य को कल्याणकारी लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है इस 38 में, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की जो सभी संस्थाओं को आपको भरण पोषण करना है, जो संस्था सुरक्षित करती है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। यानी आसान शब्दों में यही बात आपकी कही गई है। आसान शब्दों में इसलिए लिखी हुई है यहाँ पर बातें, जिससे कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, स्लाइड बनाने में टाइम लगता है, तो इस चीज़ का आपको जो पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिले, इसलिए आसान शब्दों में बातें लिखी गई है। और साथ के साथ मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से भी बता रहा हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। अब आते हैं अनुच्छेद 39। अब अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणित नीति तत्व, यानी कि राज्य की नीति जो है प्रमुख सिद्धांत, जिसमें शामिल कौन कौन सा है? नागरिकों को पर्याप्त जीवन का यानी कि जो जीवन है उनका जीवन जीने का सब चीज़ें मिले। भौतिक संसाधनों का जो चीज़ें हैं समाज में निहित। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट ये कहते हैं कि भाई आपको जो अदर स्टेट का आएगा उसे 5% का ही रिजर्वेशन मिलता है, या फिर 5% से भी बहुत सारे स्टेटों में 1-2 में आपने देखा होगा कि हम बाहर के स्टेट वालों को कम रिजर्वेशन देंगे या फिर देंगे ही नहीं, इस तरह की बात करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप जिस राज्य की बात कर रहे हो, जिस राज्य में हो, एक उत्तर प्रदेश है, आओ कोई भी आ जाओ, सब एप्लीकेबल है। बहुत सारी वैकेंसी में आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। पर और जगह जैसे राजस्थान में आपने देख लो, आप उत्तराखंड में देख लो, और स्टेटों में देख लो, वहाँ पे 5%, 10% और अदर स्टेट के नाम से अदर स्टेट में जाते हैं, और वो भी जनरल कैटेगरी में जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है? राज्य के अनुसार राज्य के नीति निर्देश तत्व में भौतिक संसाधनों के बारे में कहा गया है कि भाई हमारे संसाधन हम अपने स्टेट वालों को ही या फिर स्टेट के लोगों के लिए, जो हमारे राज्य के हैं उनके लिए रखेंगे। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य का लिए समान वेतन होना चाहिए। बालकों को शोषण ना हो तथा उसके स्वास्थ्य और विकास की बात करना चाहिए। श्रमिकों को स्वस्थ और शक्ति का दुरुपयोग या फिर उसके साथ जो अत्याचार होता है वो ना हो। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब उसका उद्देश्य क्या है? समाज में यानी कि सामाजिकता, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात चलती रहेगी। असमानताओं को कम करने की समानता की बात कहेगी। सभी नागरिकों के लिए जो गरिमा जो बनी रहेगी वो जीवन में, और उसकी जो चीज़ें हैं व्यक्तियों के विकास की बात होगी, कल्याणकारी राज्य बनेगा। और जो कमजोर वर्ग है उसे
उठाने की बात कही गई है। ठीक है, उठाने का इन सेंस मतलब ये है कि उसे ऊपर तक लाने की बात कही है। ठीक है, अब आते हैं यानी कि अनुच्छेद 39A एवं 40, यानी कि हमने क्या देख लिया, यहाँ तक देख लिया, राज्य के अनुसार नीति तत्व बना लिए। अब आते हैं यानी 39A में क्या कहा गया है। अब 39A है तो 39A 39 से ही जुड़ा हुआ होगा। तो 39A क्या कहता है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, सबसे एक रट्टा मार लो इस चीज़ को, ये 39A ही ऐसा कानून है, या फिर जिसे हम कहेंगे निःशुल्क, जो विधिक सहायता की बात करते हो ना, आप कोर्ट में जाओ या फिर आप क्या कहो जी, मैं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हूँ, ये तो 39A के तहत ही राज्य सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की सुनिश्चित करेगा कि आपको मिलेगी। आर्थिक और अन्य अक्षमता के कारण किसी को भी न्याय प्राप्त करने में या फिर न्याय से वंचित नहीं रखा जाएगा। विधिक सहायता का उद्देश्य हर नागरिकों को समान न्याय की बात कहता है। ठीक है जी, यानी कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र में इस प्रकार काम करे कि समान अवसर, यानी कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और सभी को स्पष्ट रूप से आर्थिक व अन्य जो भी उसकी कमी है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से उसे न्याय से वंचित न रहना पड़े और निःशुल्क न्याय मिले। ठीक है, ये ध्यान रखना। 39A को आपको बहुत सी जगह लिखना पड़ेगा। 39A यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 39A इस बात को कहता है। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अब 39A कहता है, अब आपका 32 है, आपका 13 नंबर है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन तो इस तरह के हैं कि आपको याद ऐसे रट्टे मार लेने हैं कि आप भूलो ना। ठीक है, 39 है, याद आ गई। अब आते हैं 40। अब 40 क्या कहता है जी, 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। अच्छा, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में से इसमें क्वेश्चन है। अच्छा, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में से यही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ पर बनी थी, किस स्टेट में बनी थी, वो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। देखता हूँ कौन बता पाता है कि ग्राम पंचायत सबसे पहले कहाँ बनी थी, उस टाइम पे पीएम कौन थे, उस टाइम पे पीएम कौन थे, और यानी ईयर क्या था। 3 चीज़ बताइए मुझे, कब बनी थी, सबसे पहला राज्य कौन सा था, फिर दूसरा क्या नाम पीएम कौन थे, और ईयर कौन सा था। ठीक है, अब ग्राम पंचायत के गठन की बात करते हैं। भाई राज्य है तो ग्राम पंचायत भी होगा। राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगी और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगी जिससे वह सुशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। अगर हम कहें कि जो आपके जो लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण यही है, ग्राम पंचायत वाला। ठीक है, इसका उद्देश्य यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकास और जनता की भागीदारी को लेकर चलना है। इसमें क्या होता है भाई, जनता अपने जो क्या है जिसे चुन के लेके आती है उसके यानी कि संपर्क में रहती है। आप ये बताओ, आप हमारे सीएम हैं, हमारे पीएम हैं, ठीक है, आप दोनों को चुनते हो कि नहीं चुनते? पर क्या आप उनसे डायरेक्ट जाके मिल सकते हो? क्या आप उनसे डायरेक्ट जाके मिल सकते हो? नहीं। पर यहाँ पर क्या होता है, एक लोकतांत्रिक क्या है सरकार का यानी जीता जागता उदाहरण हम इसे कह सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आपका यही उदाहरण होता है, अनुच्छेद 40। फिर आते हैं अनुच्छेद यानी कि 41 से लेकर 43 तक। अब 41 से 43 तक क्या कहता है? 41 कहता है यानी कि जो आपका 41 है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की बात करता है। यानी कि कुछ दिशाओं में काम करना, शिक्षा और लोक सहायता को पाने के अधिकार की बात करता है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद क्या है 41 कहता है। इसमें क्या है, राज्य अपने आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अधीन रहते हुए काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रोग और विकलांगता की स्थिति के बारे में सार्वजनिक सहायता प्रदान करता है। अच्छा, आपने देखा होगा एक चीज़, यहाँ से आपको विकलांगता की बात लेके चलो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं हमारे जो भी व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं यूपी में विकलांगता का एक कार्ड बनता है।
तो वो किसके अंतर्गत आ गया? उसमें सारी पॉलिसी मिलेंगी आपको, सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि अलग अलग उनको बेनिफिट दिए जाते इसी बदल। ठीक है, यानी कि इसमें क्या लिखा गया है? राज्य अपने आर्थिक, ठीक है, राज्य अपने आर्थिक समर्थन और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने का, शिक्षा पाने का, और आपके जो बूढ़े लोग हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, निःशक्त हैं, और सभी दिशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगी। ठीक है, अब आता है 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है मानवीय कार्य दशा और मातृत्व सहायता की बात करता है। यानी कि काम 42 क्या कहता है? काम की न्याय संगत और मनोवचित दिशा में, यानी एक तरह से कहीं ना कहीं जब कोई भी प्रेग्नेंट होगा या फिर इस तरह की दिशा में होगा, मातृत्व सहायता के रूप में उसे क्या करना है? आपको सहायता प्रदान करनी है, राज्य का काम है। और जो मनोवांछित तथा जो उस दिशा में है निश्चित करना है कि उसे कहीं ना कहीं उसकी सहायता मिले और उसी के साथ क्या है? पूरा का पूरा सहयोग करना है। अब आते हैं अनुच्छेद 43 पर। अनुच्छेद 43 कहता है जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि कर्मकारों के जो फिर मजदूर जो लोग हैं, या फिर निर्माण मजदूर और समंजस जीवन वाले लोग हैं, उनके लिए बात करता है। राज्य सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, उचित जीवन और उनके लिए आवश्यक सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों की प्रदानता की बात करता है। आपने देखा होगा कि जो मेले लगते हैं, आपने देखा होगा जो काम के लिए मेले लगते हैं या फिर काम के लिए, और सरकार क्या कर भत्ता प्रदान करती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने, तो राज्य के अंतर्गत ही आपको देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं 43 क्या के अंदर। इसमें क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में जो कामगारों का भाग लेना है, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को लेकर चलना है। यानी कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रदान करता है। ये आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं यानी कि 43B के अंतर्गत। थोड़ा थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सिंपल है। जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है उसे हमें धीरे धीरे पढ़ानी पड़ती है, और चीज़ समझ सकते हो उसे हम तेज पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यानी कि जो सहकारी समिति का बात आती है, तो सहकारी समिति आपकी यहाँ पर लेके चलते हैं, यानी सहकारी समिति की बढ़ावा करना है। राज्य सहकारी समिति को स्वेच्छा से गठन करना है, विकास करना है, उसको बढ़ावा देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका अनुच्छेद 43B के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। अब लेके चलते हैं नेक्स्ट। आपका आता है कि जो भारतीय संविधान का 43A और 43B क्या है? जो कि आपका क्या है? 43A 43B आपको देखने के लिए मिल गया। यानी कि उद्योग के प्रबंधन के बारे में बता दिया, और उद्योग के यानी कि सहकारी समिति के बारे में आपको बता दिया। यानी कि समझ में आ गया होगा। राज्य से प्रबंधन करेगा, जो श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उनके प्रबंधन की सहायता करेगा, सहयोग बनाए रखेगा, औद्योगिक शांति, उसका न्यायपूर्वक कार्य व्यवस्था को बढ़ाना 43A में कहेगी, और 43B में क्या कहेगी? उसके यानी कि सहकारी समिति का बनाना। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। अब लेके चलते हैं यानी कि 44, 45 एंड 46 की बात करते हैं। 44 क्या कहता है? 44 हमारा 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। अब ये आपको एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, 44 जो कानून है, 44 जो कानून है यानी कि समान नागरिक संहिता, ये किन किन राज्यों में? 5 राज्यों में शुरू हो चुका है, और 5 राज्यों के नाम बताइए। आप देखता हूँ किस बच्चे को ये नाम पता है सारे के सारे। यानी आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, या फिर समान नागरिक संहिता किस किस राज्यों में शुरू हो चुकी है। अब इसमें क्या है? इसमें क्या कहता है? भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, तो उनके लिए भाई एक ही कानून होगा।
यानी कि भाई हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत चल रहा है, मुसलमान विवाह अधिनियम के चल रहे हैं, और किसी विवाह अधिनियम के अंतर्गत चल रहा है, तो ये नहीं। यूसीसी का मतलब है या फिर सामान्य नागरिक संहिता का मतलब है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे कोई भी हो, जो भारत का नागरिक है उसके हिसाब से, या फिर उसका राज्य का नागरिक है उसके हिसाब से ये कानून चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब लेके चलते हैं 45 क्या कहता है, प्रारंभिक शैशवावस्था की देख रेख में 6 से कम आयु वाले बालक को शिक्षा प्रदान करनी है। अब ये काम कर किसका, अब यहाँ पे आप कहोगे जी ये तो क्या यानी कि 21 ए जैसा लग रहा है, नहीं, गलती यहीं पर करते हैं बच्चे। 21A में क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना है हमें, ठीक है, जिससे आप राइट टू एजुकेशन लेके चल रहे हो, वो 21A के अंतर्गत है। 45 में क्या कहता है, राज्य के यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा देनी है भाई। तो ये क्या कहता है, राज्य का प्रारंभिक शैशवावस्था की देख रेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करना है। भाई जाओ स्कूल पढ़ो, आप शिक्षा के उस स्तर पे आओगे। भाई 6 यहाँ तक 6 तक आ गया बच्चा, फिर 6 से 14 उसमें चले जाएगा, किसमें, 21 में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं यानी कि अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है जो यानी कि कमज़ोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं। अब कमज़ोर व्यक्ति कौन है, यानी कि राज्य में राज्य समाज में कमज़ोर वर्ग, जैसे आपका अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, और अन्य कमज़ोर वर्ग के जो शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए उनको सामाजिक और उन्नति शोषण के जो चीज़ें हैं उनको, यानी कि उनको शोषण ना हो, उनके लिए प्रदान करनी है। जिसमें आपका क्या है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्ग यानी कि ओबीसी के शिक्षक और अर्थात हितों की रक्षा करना है, जैसे कि राज्य जनता के दुर्लभ वर्ग की और उनके जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है शिक्षा के सुविधा प्रदान करनी है, अभिवृद्धि का करना है, उनका सामाजिक उनको प्रयास करना है, उनका शोषण ना हो उसके लिए सुरक्षित प्रदान करनी, ये सारी आपको 46 के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछो, जो आप SC ST OBC वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं स्कॉलरशिप का, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भरते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है, अनुच्छेद 47 कहता है पोषण स्तर, जीवन स्तर, सामाजिक स्वास्थ्य के समाधान। और अनुच्छेद आपका 48 कहता है कृषि और पशुपालन का गठन की बात करता है। यानी कि 47 में आपने जब पोषण की बात करी और जीवन स्तर की बात करी, को उच्च स्तर को लोक स्वास्थ्य की बात करी, तो इसमें क्या कहता है, राज्य कहता है राज्य का कर्तव्य है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को उच्च उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, मादक पदार्थ यानी कि शराब आदि को, नशीली को, हानिकारक को रोक लगाना। ठीक है, ये प्रयास आपका 47 में। आप कहते हो ना कि बहुत सी जगह शराब बंद कर दी, ये हमारा बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे राइट है ये। भाई 47 के अंतर्गत आपका क्या है, इल्लीगल चीज़ है ये, कहीं ना कहीं इल्लीगल चीज़ों को या फिर जो भी हानि पहुंचाती हैं उसको क्या है, कभी भी सरकार बैन कर सकती है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का गठन। यानी कि राज्य कृषि और पशुपालन के अनुभूत और वैज्ञानिक आधार पर गठित जो पशुपालन के जो नस्लें को हैं उनको सुधार करने के लिए, और दूध देने वाले यानी दूध देने वाले और जो कहीं ना कहीं आपके पशु हैं जो उपयोगी माने जाते हैं उनका यानी कि वृद्धि करना, और जो हानि पहुंचाते हैं उनकी वृद्धि को रोकना, लगाने का प्रयास करने का आपका इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि जो पशु है, जो वाहक है, जो पशु वाहक होता है उसको कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें बताना कि भाई ये आपका डेंजर दे रहा है, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छा है, तो इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। 48A क्या कहता है, 48A कहता है जो पर्यावरण, वन और वन्य जीवन की रक्षा करना है।
यानी कि आपके जो कृषि वाली बात है, कृषि से रिलेटेड ही आपका यहाँ पर आ जाएगा कि 48 में कृषि आपकी बात आ गई। 48A में क्या कहता है कि पर्यावरण की संरक्षण और उसके वन और वन्य जीवन की रक्षा करने की बात करता है। यानी कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा वनों को और वन्य जीवन की रक्षा करेगा। ऐसे नहीं कि वन काटते चले गए, ठीक है। 49 क्या कहता है? 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण, यानी कि जो स्मारक हैं और जो वस्तुओं का संरक्षण करना है। यानी कि राज्य में जितने भी स्मारक हैं, वस्तुओं की संरक्षण है, ऐतिहासिक और काल्पनिक और पुरातात्विक दृष्टि से राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी आपको रक्षा करनी है 49 में, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह जैसे ताजमहल है, ताजमहल में कहते हैं कि जी हमें ये खोद के देखना है, ये कि क्या नाम यहाँ पर मंदिर था कि नहीं, इसके ये खोलो, इसके सब चीज़ें खोलो। तो उसी के अंतर्गत ये आपको कहते हैं कि जी नहीं, ये देश के हित का मामला है, देश के सुरक्षा का मामला है, ऐतिहासिक चीज़ें, तो ये आपका इस तरह से चलता है, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की बात करता है। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा, विशेष जो अधीनस्थ न्याय के संदर्भ में। यानी कि अगर राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये आपका क्या है 50 में कही गई ये बात। अब आते हैं 51 में। 51 में क्या कही गई है भाई? 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था की बात कही गई है, ठीक है। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि, राष्ट्र के बीच में न्यायसंगत और संपूर्णता से संबंध बनाए रखना, संगठित लोगों को एक दूसरे व्यवहार के अंतर्गत संबंधित बाधाओं से जो है उसे हटाना है, और अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मध्यस्थता द्वारा निपटाकर उसे प्रोत्साहन करना है कि हमें उस चीज़ को बढ़ावा देना है। तो ये था आपका भाग 4, ठीक है। भाग 4 आप समझ गए होंगे, भाग 4 में क्या कहा गया है। अब इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य यानी कि आपका 51A के अंतर्गत, यानी 51 के अंतर्गत आपके देखने के लिए मिलते हैं। और 51 के अंतर्गत कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, और पहले कितने थे? यानी कि अच्छा चलो ये बता दो, क्या मैं बताता हूँ आपको। 10 मौलिक अधिकार हमारे कब थे, ठीक है। क्या है? 10 मौलिक कर्तव्य हमारे कब थे ये बताओ आप, और 11वां कब ऐड हुआ है? चलो ये 2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 10 कब थे, कब तक थे, और 11 कब ऐड हुए हैं, और मौलिक कर्तव्य कब आए? चलो ये बता दो कि मौलिक कर्तव्य कब आए, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और इसी के साथ साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत धीरे धीरे इसलिए चला रखा है क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो हर किसी को समझ में आ जा रहा है। CPC कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका, ये BNS हो गया, BNSS हो गया, BSA हो गया, ये जो एक्ट हैं ये धीरे धीरे पढ़ाए जाएंगे क्योंकि इनमें थोड़ा सा आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सी मिल जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।